हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें यूजीसी नेट पेपर 1 की हम कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले, यानी कि पेपर 1 की 10 यूनिट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एज यू नो, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। आप किसी भी पेपर में अपेयर करना चाहते हैं तो पेपर 1 तो आपको देना ही देना पड़ता है, और साथ ही साथ पेपर 1 पेपर 2 के कंपैरिजन में काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी नेट होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम सब लोग ये देख लेते हैं कि पेपर 1 में कितनी यूनिट है और क्या क्या सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट आती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति। सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति। इसमें रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसर्च कैसे होती है। थर्ड यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन। इसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराग्राफ्स में से आंसर ढूंढ के हमें क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। फोर्थ यूनिट हमारी आती है कम्युनिकेशन यानी संचार। फिफ्थ यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें सिंपल मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। सिक्स्थ यूनिट आती है लॉजिकल रीजनिंग। सेवन्थ यूनिट आती है हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन। एट्थ यूनिट आती है हमारी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में टीचिंग में आईसीटी का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगली यूनिट आती है हमारी पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट। और लास्ट यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्चतर शिक्षा प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसलिए हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है और उसका मीनिंग क्या है। शिक्षण जो होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक सोशल प्रोसेस होता है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो परिवर्तनशील होता है, इसलिए शिक्षण पर समाज की परिवर्तनशीलता का पूरा प्रभाव पड़ता है। समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि शासन का स्वरूप हो गया, दर्शन, मूल्य, संस्कृति, विचारधारा, ये सभी के सभी शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। समाज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो शिक्षण को भी टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ता है। और वर्तमान समय में शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। एक ट्राइंगल शेप में शिक्षण को माना गया है, जिसमें पहले नंबर पर होता है शिक्षक, दूसरे पर होता है शिक्षार्थी और थर्ड होता है हमारा पाठ्यक्रम। एक ट्रायंगल शेप होती है जिसमें टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट, इन तीनों के इर्द गिर्द ही हमारा शिक्षण घूमता है। एक ट्रायंगल शेप में टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट। अब हम देख लेते हैं शिक्षण की परिभाषा क्या है। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है, कौशल सिखाता है। सो ये शिक्षण है वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। दूसरी डेफिनेशन है मॉरिसन की। मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण एक परिपक्व और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में आत्मीय संबंध होता है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। यहाँ कम परिपक्व तो हो गया है स्टूडेंट और परिपक्व है टीचर, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक आत्मीय संबंध होता है जिसमें स्टूडेंट को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है एक परिपक्व यानी शिक्षक के द्वारा। अब हम देख लेते हैं शिक्षण प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, शिक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है शिक्षण की प्रक्रिया। दूसरी विशेषता, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक कैसे? औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल कॉलेजेस में लेते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा जो हम अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से लेते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा होगी। इसलिए जो शिक्षण है
वो औपचारिक भी होगा और साथ ही साथ अनौपचारिक भी होगा। थर्ड विशेषता आती है कि शिक्षण एक कला है, एक आर्ट है जो अध्यापकों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करती है। टीचिंग इज अ आर्ट। अगली विशेषता आती है कि शिक्षण एक विज्ञान भी है। कला के साथ साथ ही एक विज्ञान भी है जो विषयों से संबंधित विभिन्न फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं और उसके कारणों की शिक्षा देते हैं। तो शिक्षण क्या है? एक आर्ट भी है और साथ ही एक साइंस भी है। शिक्षण कला अध्येताओं को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्येताओं यानी लर्नर्स यानी स्टूडेंट्स। शिक्षण जो है वो अध्येताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अब हमने शिक्षण का मीनिंग तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि अधिगम यानी लर्निंग क्या होता है। अधिगम क्या है? अधिगम भी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन भर चलती रहती है। लर्निंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो जीवन भर चलता रहता है, जो हम अपने शुरू से लेकर बुढ़ापे तक सीखते ही रहते हैं, वो होता है हमारा अधिगम। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना शुरू कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और धीरे धीरे वह अपने आप को वातावरण से समायोजित करने का भी प्रयास करता है। हम शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ ना कुछ सीखते हैं और जो भी हम सीखते हैं ना, उसको हम वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयास भी करते रहते हैं और इस समायोजन के दौरान अपने अनुभव से अधिक लाभ उठाने का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? सीखना, लर्निंग। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखेगा उसके जीवन का विकास उतना ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक छोटा बालक है मान लीजिए, उसके सामने एक दीपक ले गए, जलता हुआ दीपक, तो वह दीपक की लो को पकड़ने का प्रयास करेगा क्योंकि बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं कि आग है, जल जाएगा, इसलिए वो दीपक को पहले पकड़ने की कोशिश करेगा। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है तो वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। दोबारा से जब उसके सामने कोई जलता हुआ दिया लेके जाता है तो वह उस दीपक के अपूर्व अनुभव के आधार पर लो को पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता क्योंकि उसे पता है कि पहले जब उसने दीपक की लो को पकड़ने का प्रयास किया था तो उसका हाथ जल गया था, इसलिए दोबारा वो उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। उसने ये सीख लिया कि अगर मैं दीपक की लो को पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, इसलिए दोबारा वो उस गलती को नहीं दोहराता और यही प्रक्रिया होती है अधिगम की, यानी उसने सीख लिया, अपने अनुभव के आधार पर उसने सीख लिया। अब आता है अधिगम की विशेषताएं। जैसे शिक्षण की विशेषताएं थी उसी तरह अधिगम की भी विशेषताएं हैं। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी जगह पाई जाती है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, लर्निंग के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है, जो भी हमारे पुराने अनुभव हैं उनको हम नए अनुभवों के साथ समायोजित करते हैं। पुराने अनुभव के आधार पर ही हम नई नई बातें सीखते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल लिया था हमने ये दीपक की लो वाला, पुराने अनुभव के आधार पर बच्चे ने ये सीख लिया कि उसे दीपक की लो को नहीं पकड़ना है, नहीं तो उसका हाथ जल जाएगा। अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में अधिगम बहुत सहायक होता है। लर्निंग टीचिंग के लिए, टीचिंग का जो मेन एम है उसको अचीव करने के लिए लर्निंग बहुत सहायक होता है। अधिगम विवेकपूर्ण भी होता है। हमने शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग देख लिया कि क्या क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। अब हम शिक्षण और अधिगम में अंतर देख लेते हैं कि शिक्षण और अधिगम इन दोनों में क्या क्या अंतर है। शिक्षण में जटिल लेकिन अंतर संबंधी क्रियाएं शामिल होती हैं। पहला अंतर है कि शिक्षण में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेकिन अंतर संबंधित क्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, प्रोत्साहन देना, कथन प्रदर्शन, अनुदेशन देना, निर्देश देना, विद्यार्थियों की क्रियाओं को स्वीकार करना। शिक्षण कौन करता है? एक टीचर करता है और टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे शिक्षण देता है? उसकी प्रशंसा करके, उससे प्रश्न पूछ के, क्लास में भाषण दे के, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देकर, कथन प्रदर्शन करके, निर्देश देकर
या विद्यार्थियों की क्रियाओं को स्वीकार करके और संशोधित करके, ये होता है टीचिंग में। इसके विपरीत अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है और यह विद्यार्थी के उपक्रम में घटित होती है। लर्निंग का काम कौन करेगा? स्टूडेंट। तो ये जो अधिगम है, लर्निंग है, ये विद्यार्थी के उपक्रम में घटित होती है। और शिक्षण थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल, जैसे प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, प्रोत्साहन देना, एक्सेट्रा। दूसरा अंतर ये आता है, शिक्षण एक कार्य है जबकि अधिगम उसका परिणाम है। पहले शिक्षण दिया जाता है, उसके फलस्वरूप अधिगम आता है। इसलिए शिक्षण क्या है? एक कार्य, और अधिगम क्या है? उसका परिणाम। शिक्षण को एक कार्य भी कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है, जबकि अधिगम को सफलता की उपलब्धि का स्तर कहा जाता है। शिक्षण एक कार्य है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को शिक्षण दिया, इसलिए शिक्षण उसका कार्य हो गया। अब उस शिक्षण के फलस्वरूप विद्यार्थियों में क्या सीखा, क्या लर्न किया, वो शिक्षण की सफलता है। शिक्षण की सफलता अधिगम है और शिक्षण एक कार्य है। अगला अंतर आता है, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है, जो दूसरों के हित के लिए किया जाता है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है जिसमें मात्र संबंधित व्यक्ति का हित निहित होता है। शिक्षण एक सामाजिक कार्य, एक सोशल वर्क कैसे है? क्योंकि एक टीचर, एक एजुकेटर जो शिक्षा देता है, वो सोशल वर्क कर रहा है और दूसरों के लिए वो शिक्षा दे रहा है, दूसरे की भलाई के लिए वो उन्हें पढ़ा रहा है। जबकि अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। लर्निंग एक पर्सनल प्रोसेस है, एक व्यक्ति के खुद का प्रोसेस है जिसमें मात्र संबंधित व्यक्ति का ही हित होता है। जो लर्निंग करेगा, जो अधिगम करेगा, केवल उसकी ही भलाई होगी। जबकि शिक्षण क्या है? एक सोशल वर्क है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। अगला अंतर ये आता है, शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। शिक्षण करने के लिए लर्निंग, टीचिंग के लिए लर्निंग इसमें समाहित हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं। उसी तरह अधिगम के लिए भी शिक्षण हो सकता है, लर्निंग के लिए भी टीचिंग हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी करना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को साक्षर बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो आप बताइए क्या हो सकता है। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रभावी शिक्षक अपने उन्मुखीकरण में लोकतांत्रिक होता है और शिक्षार्थियों का उपहास नहीं उड़ाता है। एक टीचर जो होता है वो लोकतांत्रिक होता है और अपने विद्यार्थियों का मजाक नहीं उड़ाता। दूसरा कथन दिया गया है, वह अपने विषय में भी निपुण होता है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है और विभिन्न स्तरों पर स्पष्टीकरण देने में भी सक्षम होता है ताकि वह सभी छात्रों तक पहुंच सके। उसे अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होती है और वह बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लेक्चर देने में भी सक्षम होता है ताकि सभी छात्रों को वो लेक्चर पहुंच सके। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। बी ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। सी ऑप्शन है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी ऑप्शन है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है, इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण और अधिगम में अंतर बताइए। जो अभी हम ऊपर करके आए हैं, शिक्षण और अधिगम में अंतर। ए में दे रखा है शिक्षण एक कार्य है जबकि अधिगम उसका परिणाम है। बी में दे रखा है अधिगम एक कार्य है जबकि शिक्षण उसका परिणाम है। सी ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक कार्य है जबकि शिक्षा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी ऑप्शन में दे रखा है शिक्षण को एक कार्य भी कहा जाता है जिसपे किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है और अधिगम को सफलता की उपलब्धि कहा जाता है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में केवल ए, सेकंड ऑप्शन केवल डी, थर्ड ऑप्शन बी और सी,
फोर्थ ऑप्शन ए और डी। तो इनमें से आप बताइए कि कौन से अंतर हैं शिक्षण और अधिगम में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि शिक्षण एक कार्य है जबकि अधिगम उसका परिणाम है। शिक्षण टीचिंग कार्य करने के बाद रिजल्ट मिलता है अधिगम लर्निंग। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अधिगम एक कार्य है जबकि शिक्षण उसका परिणाम है। गलत, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षण एक कार्य है और अधिगम उसका परिणाम है। अधिगम एक कार्य नहीं है। सी ऑप्शन है, अधिगम एक सामाजिक कार्य है जबकि शिक्षण एक व्यक्तिगत कार्य है। क्या ये सही है? नहीं, अधिगम एक व्यक्तिगत कार्य होता है जबकि शिक्षण सामाजिक कार्य होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है, शिक्षण को एक कार्य कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है और अधिगम को सफलता की उपलब्धि कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी हमारा बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए और डी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।